चलिए, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका। पहले दो तीन शब्द आप समझ लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। एक होता है विधायिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका। लोकतंत्र का तीन गो स्तंभ है। और चौथा स्तंभ जो होता है प्रेस। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ प्रेस है। विधायिका में क्या क्या आ जाएगा? तो विधायिका में आ जाएगा आपको संसद आ जाएगा और विधानमंडल आ जाएगा। विधानमंडल, संसद आ जाएगा। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद दोनों आ जाएगा। विधायिका का काम है नियम कानून को बनाना। और कार्यपालिका की बात करें तो दो तरह का होगा, एक होगा अस्थाई, एक होता अस्थाई। अस्थाई में जैसे सरकारी पुलिस प्रशासन सब आ जाएंगे, डीएम टीएम सब जो अस्थाई रहते हैं। और अस्थाई में आ जाएंगे जो मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल समझ रहे हैं आप? जो विभाग का प्रमुख होता है, जैसे शिक्षा एक विभाग है, उसका प्रमुख है, वो मंत्रिमंडल होगा। तो समस्त मंत्रिमंडल कहिए जो अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। और जो पुलिस प्रशासन सब है अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। ये कार्यपालिका का काम है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए व्यवस्था को, कानून को सुचारू रूप से चलाएं। अगर इसमें कोई समस्या उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका का काम है कि न्याय करना। समझ में आ रहा है? और तीनों से जुड़ी बात को पब्लिक तक पहुंचाने का काम है प्रेस का। समस्त एक दूसरे के कड़ी है। अब कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के काम करता है। अगर कार्यपालिका कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका मतलब विधायिका के। अगर कोई मंत्री गलती करता तो उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा? विधायिका में जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। सरकार गिर जाएगा विधायिका में, बहुमत खत्म हो गया, सरकार गिर गया। अब व्यक्तिगत हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये हो गया कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के काम करता है। और जो विधायिका होता है न्यायपालिका के अधीन रह के काम करता है। इसका मतलब कोई अगर विधायिका कानून बनाया और संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, माने संविधान का उस उल्लंघन हो रहा, तो उस परिस्थिति में विधायिका इस संसद की बनाया कानून को न्यायालय समाप्त कर सकता है। इसका मतलब कार्यपालिका के ऊपर है विधायिका, उसके ऊपर है न्यायपालिका। इस सीक्वेंस समझ में आ गया? और सबकी बात को पहुंचाएगा पब्लिक तक प्रेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में संसद आ जाएगा, राष्ट्रपति। संसद का तीन अंग होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तीन अंग होता है संसद का, जबकि सदन लोकसभा और राज्यसभा है। सदन दो है, लोकसभा राज्यसभा, और अंग तीन है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संघीय कार्यपालिका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे संघीय विधायिका हुआ, उसी तरह से संघीय कार्यपालिका माने संघ वाली मंत्रिमंडल उसमें आएंगे, है ना? समझ में आ रहा? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका, राज्यवारी कार्यपालिका ना। जैसे संघ के मंत्रिमंडल, राज्य के मंत्रिमंडल दो होगा ना, तो संघ वाला पढ़ने जा रहा है। पहला पॉइंट, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53। यानी संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। कौन अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत। ध्यान रखिएगा, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाए हैं, इसलिए वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। पूछिएगा संघ कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सलाह से ही अधिकतर काम राष्ट्रपति करता है। व्यक्तिगत राष्ट्रपति विवेकानुसार बहुत कम कार्य करता है। मैक्सिमम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करता है। इसलिए वास्तविक शक्तियां जो होता है वो प्रधानमंत्री में निहित होता है, यानी वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो संघ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53। और संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। पॉइंट क्लियर है? चलिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। अगर राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है मंत्रिपरिषद को,
तब ना मानते कि मेन है, लेकिन है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। इसका मतलब क्या है सर? भारत में संसदीय व्यवस्था अपना करके हम लोग स्पष्ट कर दिए कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका है। जो मंत्री से यह नहीं पूछ सकता कि काजी कहाँ थे कल हो, क्या कर रहे थे, तो मंत्री उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कभी? तो मंत्री अगर कोई गलती करता है तो कहाँ पूछा जाएगा? लोकसभा में, कि आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लोकसभा में पूछा जाएगा। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। हम लोग किसके प्रति उत्तरदायी हैं? माता पिता, घर वाले, संरक्षक के प्रति, कि हाँ जी सबका नौकरी हो रहा है, तुम्हारा का नहीं हो रहा, सबको वैकेंसी या फॉर्म भर दिया, तू का नहीं भरा। जवाबदेही हम लोग के परिवार वालों के प्रति। उसी प्रकार से मंत्री लोग के जवाबदेही किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा के प्रमुख नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसीलिए वास्तविक प्रमुख हो गया संघ कार्यपालिका के, कौन हो गया? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार वाले के प्रति है। अब फूफा जी, जीजा जी तो खाली तनी मनी है, फॉर्मेलिटी नहीं। आइए आगे, समझ में आ गया पॉइंट? आगे आ जाइए, अगला क्या कह रहा है सर? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति होगा कौन अनुच्छेद में? माने राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52। थोड़ा सा आप एक छोटा सा ट्रिक होगा, एडजस्ट करेंगे। पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, द्वियोदशम, ये क्या है सर? तो राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रधान होगा, पढ़े अभी, 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित कोटा कहिए चाहे निर्वाचन का रीति कहिए, एकल संगमनीय मत प्रणाली है 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। राष्ट्रपति बार बार दोबारा भी निर्वाचन हो सकता है 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता कम से कम जो कंडीशन है, टर्म कंडीशन, योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति का दशा कैसा होना चाहिए? वेतन भत्ता, माने मनोदशा ठीक है, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है। दशा और वेतन भत्ता माने क्या स्टेटस होगा? दशा उसका माने वेतन भत्ता, कि कौन स्थिति में रहेगा वो, आवास मिलेगा, डॉक्टर के चेक करके खाना मिलेगा, तो वेतन भत्ता दशा है 59 में। राष्ट्रपति का शपथ 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, यानी महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है 61 में। और 62 भी राष्ट्रपति से संबंधित ही है। समझना आपको कि राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 माह के भीतर भरना होगा, अनुच्छेद 62। अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, किसी कारण अवकाश होता है, तो राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 माह के भीतर भरना होगा, अनुच्छेद 62। इसका मतलब 52 से लेके 62 तक आप अनुच्छेद समझ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा टेलर टाइप का। ठीक है, एक बार हमारे साथ बोलिए, 52 में क्या है? हम ट्रिक नहीं बोल रहा, पकानी कोका द्वियोदशम, हम करे 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में क्या है? संघ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन। 55 में क्या है? निर्वाचन का कोटा या रीति, है ना। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में क्या है? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। 58 में क्या है? राष्ट्रपति का योग्यता। 59 में क्या है? दशा या वेतन भत्ता। 60 में क्या है? शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया से हटाने वाला। महाभियोग कौन अनुच्छेद में है? 62 में क्या है? राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 माह के भीतर भरना होगा। पॉइंट क्लियर है? 62 में क्या है? जरा जल्दी बोलिए तो। राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 माह के भीतर भरना होगा। 61 में क्या है? महाभियोग। 60 में क्या है? 59 में क्या है? दशा या वेतन भत्ता। 58 में क्या है? 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन। 56 में क्या है? कार्यकाल। 55 में क्या है? कोटा या रीति। 55 में क्या है? निर्वाचन। 53 में क्या है? संघ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद होगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए
और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है। पहला नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पद की योग्यता देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या योग्यता है? से योग्य होगा तब जब वह पहला भारत का, क्या पाकिस्तानी नागरिक भारत में राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, कम से कम 35 हो। अगर 40 रहेगा तो बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कम से कम 35, अगर 30 रहेगा तो बनेगा? मिनिमम 35 होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, चाहे बुढ़ा करके 99 साल क्यों ना हो जाए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। लोकसभा के सदस्य हो ही जरूरी नहीं है, लेकिन निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय पर कोई लाभ के पद पर नहीं हो। चुनाव के समय पर कोई लाभ के पद पर नहीं हो, इसका मतलब गवर्नमेंट जिसमें अगर 51% इन्वेस्ट कर देती है तो सरकारी इन्वेस्ट माने सार्वजनिक हो जाता है। गवर्नमेंट का वो सरकारी कहते हैं। हाँ, 50 से ज्यादा मैंने 51% हो गया। 49% तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 49 से ज्यादा, 50 से ज्यादा 51% जैसे इन्वेस्ट कर देता है वो सरकारी हो जाता है। तो कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, माने सरकारी डिपार्टमेंट का पेमेंट न लेता हो राष्ट्रपति, न तो अगर लेगा तो लाभ के पद पर माना जाएगा। अगर मंत्री विधायक है तो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। आ रहा समझ में? तो सरकारी, जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट 51% हो मिनिमम, तो ऐसा इन्वेस्ट वाला क्षेत्र में पेमेंट न लेता हो, यानी लाभ के पद पर न हो। क्लियर? अगर कोई राष्ट्रपति बन गया तो मान लिया जाता कि पहल का जो पद है वो छोड़ दिया है। क्लियर है पॉइंट? हाँ, एक और एकरा में ध्यान रखिए कि दिवालिया पागल न हो। पागल माने उसका मानसिक स्थिति ठीक हो, न तो पागल आदमी राष्ट्रपति बन जाएगा तो पागल है ना डिसीजन देगा। पागल को कभी लगता है कि हम पागल हैं? पागल को लगता है कि पूरे दुनिया पागल है। हाँ, ना कहता है तो पागल को पूरे दुनिया पागल लगता है। देख देख अजय देवगन कहता है दिलवाले में तुम सब पागल हो, तू भी सब पागल हो। मतलब ये हो गया कि पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया माने सर, दिवालिया माने कंगाल। वैसा कर्ज ना, जैसे नीरव मोदी, नीरव जो विजय माल्या हो गया, महसूल चौकसी, कौन है चौकसी, मेहुल चौकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, सब बैंक से इतना कर्जा ले लिया है कि कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, बैंक करप्ट हो गया है। इन लोग अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तो अपना कर्जा भरे के चक्कर में रहेगा। इसलिए दिवालिया आदमी को नहीं बनाया जाता, ना तो सब बैंक के कर्जा भर देगा अपन पैसा से, इन्हें वाला मार देगा उन्हें भर देगा, है ना। आगे आ जाइए। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, अगर राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर हो, या संघ सरकार में चाहे राज्य सरकार में कोई में मंत्री हो, सदस्य अगर कोई मंत्री हो, तो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति है, दोबारा चुनाव हो रहा तो फिर दोबारा भी तो लड़ सकता है, तब लाभ के पद नहीं है। उपराष्ट्रपति है तो दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। मंत्री है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। क्लियर है? लाभ के पद माना किसको जाएगा? समझ गए कि जिसमें इन्वेस्ट कितना है? 51% गवर्नमेंट का। चलिए आगे आ जाइए, क्या कहता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, एगो कमेटी गठित होता है निर्वाचक मंडल। उसमें कौन कौन निर्वाचक मंडल कौन अनुच्छेद में? इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दे देगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तीनों का सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य। क्योंकि राज्यसभा में 12 गो सदस्य को राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त करता है। तो जो आदमी को राष्ट्रपति नियुक्त किया है, जो नियुक्त किया उसी को ना वोट देगा। वो कहे कि हमारा नियुक्त कर लिए थे, इसीलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहता है। यानी जो इलेक्शन से जीत गया है सिर्फ वही वोट का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। समझ में आया बात? माने राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करता था राष्ट्रपति। 104वां संशोधन 2019 में हुआ, जिसके तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया, तो वो भी भाग नहीं लेता था। एगो विधानसभा में एंग्लो इंडियन को नामित करता था राज्यपाल, वो भी भाग नहीं ले। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हो गया सर? जैसे विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सबको आया था ना। अब भारत में वो लोग आया तो भारत में बहुत दिन तक रहा, यहाँ विवाह कर लिया।
अब विवाह कर लिया, यहाँ के महिला से विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद उससे जो उत्पन्न संतान हुआ वो क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन। अब पिताजी तो चल गए फ्रांस में, डच में, पुर्तगाल में, यूरोप में चल गए, बाल बच्चा यहीं रह गया। अब मम्मी यहाँ के है तो यहीं रह गया, नहीं गया लोग, तो फिर उन लोग के एक समुदाय हो गया एंग्लो इंडियन। तो ऐसे में से किसी दो व्यक्ति को राष्ट्रपति लोकसभा में नामित करता था पहले, ठीक है, वो भाग नहीं लेता। अगर अभी के हिसाब से वैसे कोई हो जाए तो कह देगा कि दोगला है ना कह देगा। तो अगर स्टैंडर्ड भाषा में एंग्लो इंडियन कही है ना, तो अगर लोकल लैंग्वेज में देहात में कह दिए तो उसको दोगला है, आधा अंग्रेज है आधा भारतीय है कहिए देता है लोग। आइए आगे तो निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन से जीत के गया है वही भाग लेगा। समझ में आ गया ना बात? आगे देख लीजिए। अब नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, पहले दोनों जगह खाली संघ शासित प्रदेश था, विधानसभा नहीं था, तो नया व्यवस्था हुआ तो पुडुचेरी दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित किया गया। समझ में आ गया बात? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा तीनों का सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हम लोग रीति का भी चर्चा करेंगे कैसे होगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 गो सदस्य को प्रस्तावक होना चाहिए और 50 गो सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? जो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके फेवर में 50 गो सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा से रहे चाहे राज्यसभा रहे। संसद का कम से 50 गो कहेगा कि हाँ ये चुनाव लड़ेंगे। नहीं होता है कि सोसाइटी में कहें कि चुनाव लड़ेंगे, माने इनका आगे आगे उन लोग रहने वाले हैं कि 50 सदस्य कह रहा है कि हाँ ये द्रौपदी मुर्मू चुनाव लड़ेंगी, और 50 को कहे कि हाँ हम इनके साथ हैं। 50 को प्रस्ताव रखेंगे कि ये चुनाव लड़ेंगे और 50 को और समर्थन करेंगे कि हाँ हम इनका समर्थन करते हैं। तो कम से कम 100 गो सदस्य होना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति उम्मीदवार का नॉमिनेशन होगा। हाँ, प्रस्तावक अनुमोदक ना, जो प्रस्तावक है 50 गो, वो 50 गो अनुमोदक नहीं, 50 गो अलग होना चाहिए प्रस्तावक, अनुमोदक अलग होना चाहिए, कम से कम 100 गो होना चाहिए उनके साथ में। ठीक है, अलग बात है कि 100 राज्यसभा से हो जाए कोई बात नहीं है, 100 लोकसभा से हो जाए कोई बात नहीं है, 75 गो लोकसभा से और 25 गो हो जाए राज्यसभा से तब वो कोई बात, लेकिन 50 गो संसद सदस्य प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक। प्रस्तावक माने कहे कि चुनाव लड़ेंगे और 50 कहे कि हम इनके साथ हैं, दोनों अलग अलग होगा। समझ आया? चलिए, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में 2 ही बार मैक्सिमम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, लेकिन भारत में एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, मैंने अपना मन से। भारत वंशानुगत नहीं है, चाहे परमानेंट भी नहीं है, लेकिन जब बार बार चुनाव जीतते जाएगा वो बन सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति है, यह वाला बात आपको समझना है। सबसे टफ यह है क्रिटिकल राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचक समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव का रीति क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय ना तो कहीं डायरेक्टली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो लिख सकता है। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है सर से समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति कैंडिडेट ए गो खड़ा हुआ, दूसरा बी खड़ा हुआ, तीसरा सी खड़ा हुआ। राष्ट्रपति के 3 गो कैंडिडेट खड़ा है, वोट देना है, वोट देने वाला जो पावर उसी ने वोट देगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ध्यान रखिएगा संसद के और विधानसभा के दोनों का मत बराबर होता है। विधानसभा का वोट कैसे निकलेगा? तो मान के चले बिहार में 243 को विधानसभा सीट है ना, 243 भाग दे देंगे 243 से कितना में? टोटल बिहार की जनसंख्या लगभग 12 करोड़। 12 करोड़ में जनसंख्या में 243 से भाग देंगे, ये जो वैल्यू आएगा एगो एमएलए का, एगो विधायक का वैल्यू आएगा। आ रहा समझ में? ना समझ में आया? माने राज्य के टोटल जनसंख्या में टोटल विधानसभा का सीट से भाग देंगे तो एगो विधायक का मत मूल्य आएगा, वैल्यू आएगा। तो कहिए कि यूपी में तब तो ज्यादा होगा सर, बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि यूपी का जनसंख्या ज्यादा है, 30 करोड़ लगभग होगा। अब 30 करोड़ जनसंख्या में भाग देंगे 403 को विधानसभा, तो ओकर तो वैल्यू ज्यादा ना आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से विधायक का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है,
तो माने विधायक लोग जितना निकालेंगे कैलकुलेशन करके मत, उतना ही संसद का भी मत मूल होता है। वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ही समझिए आप पहले, अगर 3 गो कैंडिडेट है राष्ट्रपति खड़ा, आप वोट देने गए हैं, आप 3 गो वोट देंगे, पहला चॉइस मान के चले इनको दे दिए कि हमारे राष्ट्रपति ये रहेंगे, 3 गो वोट आपको देना, दूसरा चॉइस की इनको दिए कि कुछ ठीक आदमी हो है और सबसे खराब आदमी है, तीसरा चॉइस वो हो गया। दूसरा आदमी गया वोट देने, इनको कहा कि ना सबसे बढ़िया ये है, ये सबसे खराब है, सबसे खराब का चॉइस इनको लिया कि चलो ये कुछ ठीक है, और सबसे अच्छा इसी के लिए कहा कि ना सबसे बढ़िया ही है। तीसरा आदमी गया, कहा कि सबसे अच्छा ही है, ओकरा से कुछ ठीक ही खराब है, कुछ आई सबसे खराब ही है। जो भी वोट दे रहा है सब कोई 3 को वोट दे के आ रहा है भाई, 3 गो कैंडिडेट है, जितना कैंडिडेट रहे उतना वोट प्रायोरिटी के हिसाब से देना होगा। अब देखिए, कोई आदमी गया कहा कि सबसे खराब ही है, सबसे अच्छा ही है, और हाँ खराब है, सबसे खराब, ये कुछ अच्छा है, ऐसे कर दिया। अब लास्ट में जो है से कि काउंटिंग होगा, पहला चरण के काउंटिंग होगा, प्रथम चरण में काउंटिंग होगा। देखिएगा कि कौन उम्मीदवार को 1 नंबर चॉइस सबसे ज्यादा मिला है। ए उम्मीदवार को 1 गो मिला 1 चॉइस, 2 गो मिला, यानी 2 गो मिला 1 चॉइस, 2 गो मिला 1 चॉइस, यानी अभी इसको 2 गो 1 चॉइस वाला मिला है ना। और दूसरा उम्मीदवार को देखिए 1 1 चॉइस वाला मिला है, और एक चॉइस वाला मिला, इसका मतलब विजेता कौन हो गया? पहले चरण में विजेता सिद्ध हो गया। लेकिन अगर मान के चलिए सबके अगर बराबर बराबर मत मिल जाता पहला चॉइस, तो फिर दूसरा चरण की मतगणना करना पड़ता, दूसरी चरण की मतगणना करना पड़ता कि देखते कि कौन आदमी को दूसरा चॉइस लोग ज्यादा तय किए हैं। अगर मान के चलिए एकरा में आ जाता दूसरा चॉइस ज्यादा, तो पहला बराबर था, दूसरा चॉइस ज्यादा जाता तो विजेता ही हो जाएगा। पहला चॉइस सबके बराबर, दूसरा ज्यादा हो जाता तो विजेता ही हो जाता। अरे समझ में, सब दिन पहले चरण की मतगणना से कंफर्म हो गया जीत। मात्र बीबी गिरी के निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र के मतगणना करना पड़ा था। है समझ में, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये बाकी जो बच गया वोट, कहीं की सजी तो ये कल संगमणि नहीं हुआ। अब देखिए ई दोनों में अगर मान के चलिए टक्कर हो गया 50-50, दोनों के दो आ गया, जैसे मान के चलिए यहाँ एक हो गया है। अगर 50-50 के चक्कर आ गया, दोनों में दो मत आ गया, तो फिर क्या करेगा, इसका जो वोट होगा ना, ये दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाए। यह को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपको अगर ये व्यवस्था कभी नहीं क्वेश्चन पूछता क्या व्यवस्था, आपको समझाने के लिए हम बता दिए। ये दोनों उम्मीदवार के वोट में इसका वोट आकर जुटेगा, वो एकल संक्रमणीय मत कहलाता है। ये रीति हो गया, रिवाज हो गया चुनाव का। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति के चुनाव का रीति क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, ये ऐसे बनावे ला कभी ना पूछेगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाएगा। लेकिन आप बात ही समझ में आ गया क्या होता है, क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। राष्ट्रपति हो गया पॉइंट। कौन अनुच्छेद के तहत रीति है? 55। कोटा रीति चर्चा किए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। अगर निर्वाचन अवैध हो गया तो उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता है। अगर मान के चलिए राष्ट्रपति निर्वाचन कर दिया, राष्ट्रपति निर्वाचन हो गया, और तब तक 2-4 गो काम कर दिया, बाद में पता चला कि गलती काउंटिंग हो गया, मिस्टेक से कुछ माने इलीगल हो गया उसका चुनाव, तो क्या वो काम किया वो काम वापस होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि अवैध तरीका से हो गया, अवैध हो गया, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं माना जाए। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, उसी को समझाया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इतना मोटा मोटा लाइन में समझाया है, इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है ना। आपको जो जरूरत था हम आपको बता दिए। नोट वाला जरूरी है, थोड़ा सा टिक लगा लीजिए। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। राष्ट्रपति के चुनाव हम लोग डायरेक्ट किए हैं, हम लोग विधायक को चुने, हम लोग सांसद को चुने, तो उसके बाद हम लोग के चुना गया प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया, तो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? तो हम लोग सिर्फ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति के लिए अपना रहे हैं, उपराष्ट्रपति के लिए अपना रहे हैं, राज्यसभा सदस्य के लिए अपना रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य के लिए अपना रहे हैं। तो विधान परिषद, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ये सबके प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष?
अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही हम लोग अपनाया गया भारत देश में। क्लियर है? हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रणाली का तीसरा और जटिल स्वरूप, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, अपनाया है। मैंने कहेगा कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये चारे गो में किया जाता है, इसके अलावा किसी में नहीं किया जाता। अप्रत्यक्ष वाला चारे में किया जाता है, इसके अलावा किसी में नहीं किया जाता। आगे समझ में? चलिए अगला पॉइंट में कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कितने साल तक रहेगा? 5 साल तक। जब देखिए कहीं कब से गिनाएगा सर, तो शपथ ग्रहण लिया है तब से। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। कौन अनुच्छेद में कार्यकाल है? 56 में। मान के चलिए 5 साल पूरा हो गया और देश में उस समय युद्ध हो रहा है, तो चुनाव करवाइएगा? साल भर पहले ही से युद्ध चल रहा है तो चुनाव करवाइएगा? तब तक पद पर बनल रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये लागू सब पद पर होता है, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे विधायक सांसद हो, सबके पद पर लागू होता है कि तब तक पर पद बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। पुरनके मुखिया कम्बल बांटेंगे कब तक? जब तक कि नया मुखिया पद ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक। कम्बल रह गया, सोलर लाइट रह गया, नहीं बटाया तो घर ले रखल रह जाके बंटवेबे करेंगे। आचार संहिता खत्म होगा, और मान के चलिए चुनाव हो गया, शपथ ग्रहण नहीं लिए मुखिया जी, आपको साइन करवाना है, तो पहलका साइन करेंगे नयका करेंगे? हाँ? अरे भाई नयका जब तक शपथ नहीं लिया मुखिया हुए कहाँ है? पुरनके मुखिया ने साइन करेंगे। हाँ, तो जब तक नहीं उत्तराधिकारी पद ग्रहण करता है तब तक पहले मुखिया काम करेंगे, जैसे पहले राष्ट्रपति काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गया अब जाइए, अब तब तक हमारा मौका दीजिए ना। समझ में आ गया बात? आगे देख लीजिए। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब अगर वो नहीं रहेगा तो उसी उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे आ जाइए। आगे देखिए क्या कहा, अनुच्छेद 71 का एक थोड़ा 77 का एक थोड़ा समझना है। कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर हुई कही जाएगी। माने सीधा सीधा कार्यपालिका जो भी होगा केकर नाम पर होगा? राष्ट्रपति के नाम पर, जो भी समस्त कार्यपालिका, कारण के प्रधान हुए हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का काम अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन अनुच्छेद के तहत? माने 77 के एक कहता है कि संघ कार्यपालिका का कोई भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका का कोई भी काम होगा वो राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। जैसे रोड बनता है, मुख्यमंत्री के नाम से रोड, जैसे जमीन घट रहा है, किसी का रैयती जमीन खरीदना है तो मुख्यमंत्री के नाम से लिखाएगा, वो राज्यपाल के नाम से लिखाएगा, रोड राज्यपाल के नाम से होगा। उसी प्रकार से संघ कार्यपालिका का कोई भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। और राष्ट्रपति चाहे तो डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग बना करके उसका काम सही तरीके से संचालित कर सकता है, अनुच्छेद 77 के 3 के तहत। क्लियर है? चलिए भारत के राष्ट्रपति आ जाइए। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी खाली, माने 50 से 62 कैसा साल हुआ? यानी लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हुए? एस राधाकृष्णन। सिर्फ ईस्वी 62 से 67, यानी देश का दूसरे राष्ट्रपति बने एस राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन, क्रम याद रखना है आपको। जाकिर हुसैन का क्रम कौन सा है? तीसरा। खाली क्रम इनका जरूरी है, ईस्वी नहीं। बीबी गिरी 69 से 1969 से 1974, क्रम में चौथा है। बीबी गिरी का कार्यकाल भी, ठीक है, कारण कि कुछ ऐसे घटनाएं घटित होता है जो पूछता है कि किसके समय हुआ था। जैसे देखिए 62 से 67
पूछेगा कि भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध किसके समय हो रहा है, करना पड़ेगा आपको ना। भारत पाक युद्ध 1965 वाला किसके समय, तो इसलिए ईस्वी इनका महत्वपूर्ण था। अब इनमें क्यों नहीं महत्वपूर्ण, तो वैसा कोई खास घटनाएं नहीं घटित हुआ, लेकिन इस समय कुछ खास घटनाएं, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है ना, तो कुछ खास घटनाएं घटित होने के कारण लेना है, इसीलिए ईस्वी पकड़ना है आपको। आगे देख लीजिए क्या कर, नीलम संजीव रेड्डी 77 से लेकर के 82 ये निर्विरोध बने थे, इनके अगेंस्ट में कोई नहीं चुनाव लड़ा था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं ज्यादा। ज्ञानील जय सिंह, ईस्वी जरूरी नहीं है, ईस्वी जरूरी नहीं है, कही कि तो जरूरी क्या है, कर्म, उतना तक कर्म ही कम बात नहीं है, कर्म बहुते हो गए। आगे आ जाइए, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 7 से लेके 12। महिला में इसलिए आजकल कर लिए, प्रथम महिला थी। अब देखिए प्रणब मुखर्जी 12 से 17, रामनाथ कोविंद 17 से 22, द्रौपदी मुर्मू 22 से वर्तमान अभी तक। कहीं की डॉट डॉट क्यों 22 से 27 क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं कल डेथ कर गई तो फिर टिक लगा वाला मैंने मेहनत बेकार ना चल जाएगा, इसीलिए नहीं मेहनत करना चाह रहा है, वर्तमान तक लिखल रहता है, समझ में आया। तो इतना कह दिया आपको कार्यकाल याद रहेगा, कहीं से कर्म उठे पूछेगा बता दीजिएगा, पकड़ा जाएगा ऑप्शन से, इतना कम कार्यकाल नहीं होता। अब देखिए इन लोग के बारे में विशिष्ट क्या है से, स्वतंत्र भारत के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू। जैसे एक बार देश में संयोग रहा था कि देश में सबसे उजागर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उजागर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देश को बड़ा सौभाग्य से दोनों वैसे व्यक्ति मिले थे जो दोनों उजागर, दोनों काबिल, उसी प्रकार से देश को बड़ा सौभाग्य से अभी दोनों आजाद भारत के मिले हैं। आजाद भारत में जन्म लेने वाला प्रधानमंत्री और आजाद भारत में जन्म लेने वाला राष्ट्रपति, आ रहा समझ में, आइए आगे, उजागरे मिले हैं। तो स्वतंत्र भारत के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। आइए आगे, आप देखिए बीबी गिरी 1969 खाली ईस्वी जरूरी है, और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला इहो 1969 जरूरी है, महीना महीना डेट उट कभी नहीं पूछता। बीबी गिरी 1969 में जब स्टार्टिंग में हुआ क्या ना, बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति के पद से खाली, तो फिर उसके बाद आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है, और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। तो राष्ट्रपति का मृत्यु होने के बाद बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे उस समय, और बीबी गिरी राष्ट्रपति के जब चुनाव होने लगा तो चुनाव लड़ने लगे, तो खाली हो गया पद, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हिदायतुल्ला थे वो बने राष्ट्रपति। मतलब यहाँ मेरा ये मकसद खाली है दो है कि 1969 में बीबी गिरी भी राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला भी बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको कहते हैं, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति के हैसियत से काम करता है उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक कर सकता, उससे ज्यादा तक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहता, 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है। तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 1969 में, और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 1969 में। तो बीबी गिरी और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला दोनों कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बने, कहता कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो कौन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। और बीडी जत्ती 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, समझ में, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, 3 गो आदमी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। 3 गो आदमी, बीबी गिरी, बीडी जत्ती और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, 3 गो आदमी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और जेकरा में 2 गो उपराष्ट्रपति, बीबी गिरी और बीडी जत्ती, और एगो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। क्वेश्चन पूछे कितने उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के काम किए, और कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, सब
3। और कितने मुख्य न्यायाधीश? एक। कौन? बस ये हम लगवाना चाह रहे थे। राष्ट्रपति निम्न दशा में 5 साल से पहले भी पद त्याग कर सकता है। 5 साल से पहले भी पद त्याग सकता है। कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या है? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र दे करके। राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति लोकसभा की सूचना अध्यक्ष को देगा। कौन अनुच्छेद? कार्यकाल त्याग पत्र। क्लियर हो गया? महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग कौन अनुच्छेद? 61। महाभियोग के आधार पर केवल एक ही आधार है, अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लेख है। माने महाभियोग अनुच्छेद 61 के 1 में है, जो संविधान का अतिक्रमण है। एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, संविधान का रूप नहीं चलता है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के 1। महाभियोग क्या है इसे हम आपको समझा दे रहे हैं। पहले समझा दे रहे, उसके बाद आप टिक लगाइए, एकदम फटाफट समझ में आएगा। पहले समझ लीजिए क्या है इसे। आप जैसा कि जानते हैं, संसद का सदन कितना है? 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। 2 सदन है। और संसद का अंग राष्ट्रपति भी है। लोकसभा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे करके 1/4 सदस्य इस पर साइन करेगा। 1/4 सदस्य लिखित 14 दिन पहले सूचना देकर लोकसभा में लाएगा कि आप पर जो लगाया गया आरोप है कि आप संविधान का अतिक्रमण किया है। रुकिए ना, बतिए, पहले टेंशन क्या ले रहे हैं। लोकसभा 1/4 सदस्य लिखित सूचना 14 दिन पहले देगा कि आप पर आरोप है कि आप संविधान का अतिक्रमण किए। 14 दिन अगर पहले सूचना दिया तो पीछे में राष्ट्रपति को मन हुआ कि हाँ ठीक है, त्यागपत्र दे दिया, तो फिर आगे बेइज्जती होने से बच जाएगा। लेकिन तब वो त्यागपत्र नहीं दिया, तो 14 दिन पहले सूचना देकर लोकसभा में 1/4 सदस्य महाभियोग लाएगा और जांच करेगा, कराएगा, प्रक्रिया पूरा होगा। 2/3 जब लोकसभा के बहुमत पारित कर देगा कि हाँ राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो ई जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा भेजे गए विधेयक जो बिल है, राष्ट्रपति को जो महाभियोग प्रक्रिया है उस पर जांच करेगा या कराएगा, और 2/3 बहुमत से राज्यसभा भी पारित कर दिया कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप जो अतिक्रमण है वो सही है, तो महाभियोग पूरा हो जाएगा। उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। ठीक है? ये प्रक्रिया आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य 1/4 सदस्य लिखित सूचना 14 दिन पहले दे करके राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करेगा राज्यसभा में। 2/3 बहुमत पारित कर देगा राज्यसभा कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, तो फिर जाएगा लोकसभा के पास। लोकसभा जांच करेगा, कराएगा, और 2/3 बहुमत पारित कर देगा कि हाँ लगाया गया आरोप सही है, तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। समझ में आ गया महाभियोग? चलिए टिक लगा लीजिए फटाक से। पहला पॉइंट देख लीजिए क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को कम से कम कितना लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के कितने सदस्य 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो, लिखित हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया शुरू में 2/3 सदस्यों का पारित कर देने पर तब प्रस्ताव कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा, और तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप को जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच अगर राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध अगर कर दिया, सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को त्यागपत्र करना होगा। पॉइंट क्लियर हो गया एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए, कोई दिक्कत होगा तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 माह के अंदर भरना होगा। कौन अनुच्छेद में था ये बात? 62 में, कि राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 महीना के भीतर भरना होगा। राष्ट्रपति डेट कर गया, चाहे मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, 6 माह के भीतर भरना होगा। जब राष्ट्रपति के पद रिक्ति पदावधि 5 वर्ष से समाप्ति से अगर हुआ है, 5 साल पूरा हो गया,
तो मान के चलिए 5 साल पूर्व गया तब चुनाव शुरू करेंगे, तब तो चुनाव करने में टाइम ना लग जाएगा। तो निर्वाचित पदावधि समाप्ति के पहले ही करा लिया जाता है, निर्वाचन 6 महीना पहले ही शुरू हो जाता है, करा लिया जाता है। कौन अनुच्छेद में है? 6 महीना पहले ही में। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई अगर विलंब हो जाए, युद्ध अगर परिस्थिति आ गया, विलंब हो जाए, तो राज अंतराल गैप न हो, इसलिए यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक दूसरा उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। आगे समझ में? चलिए आगे आ जाइए। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा। जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है, लेकिन 5 साल पूर्व गया, किसी कारणवश चुनाव नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा। वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला उत्तराधिकारी कहीं कि क्यों नहीं टिक लगवाए, तो जरूरत नहीं है उसको नहीं टिक लगवा रहे हैं, हम नहीं टिक लगवा रहे, इसका मतलब आपको नहीं पढ़ना है। अन्य आकस्मिक परिस्थिति देखिए, अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन देखिए। अगर आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है कौन अनुच्छेद में? 116 खाली 70 में। आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 70 में है। जैसे आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 160 में है, लेकिन आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 70। माने जब राष्ट्रपति का पद नहीं है, देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर रिक्त हो तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। राज्यपाल के आकस्मिक परिस्थिति में काम राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 160। माने राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन आकस्मिक परिस्थिति में 160, जैसे ही 70 है राष्ट्रपति के लिए, उसी प्रकार से 160 है राज्यपाल के लिए। क्यों मेरा याद आ रहा था, मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति के अगर पद रिक्त हो, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो, तो आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के काम का कौन निर्वहन करेगा? अनुच्छेद 70 बताता है। तो स्टार्टिंग में था ना कि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो जैसा संसद उचित समझे वो कार्रवाई हो जाता था। लेकिन बाद में व्यवस्था किया गया कि नहीं, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा, वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा, वो भी नहीं है तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा व्यवस्था नहीं था। देखिए 1969 को यह उपबंध किया है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का, राष्ट्रपति के काम का संपादन निर्वहन करेगा। कब से? इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो जैसा संसद उचित समझे वो कार्रवाई कर दे, है समझ में। लेकिन 1969 में क्या हो गया कि नहीं, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, दोनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीश। आ रहा समझ में? तो यह बात हम टिक लगवाए हैं। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति की आकस्मिक परिस्थिति में काम का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है। अब आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के काम का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर है? जितना हम पढ़े उतना ही टिक लगाना आपको। राष्ट्रपति की वेतन भत्ता देख लीजिए। वेतन माने होता है कि पैसा कितना पेमेंट मिल रहा, भत्ता माने बाकी सुविधा, जैसे एचआर मिलता है ना, मिलता है। कोई नौकरी होता है सरकारी तो कहता है ना कि सब जोड़ जाड़ के दिया है, टीए डीए सब जोड़ जाड़ के दिया है। मतलब कि राष्ट्रपति को पेमेंट माने वेतन और भत्ता माने बाकी सुविधाएं। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कौन अनुच्छेद में वेतन भत्ता है? 10 59 में। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है। 1 महीने का पेमेंट कितना है? कोई राष्ट्रपति बनना नहीं ना सोच रहे हैं बाद में सोचिएगा, अभी नौकरी ले लीजिए। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल मिलता है जब तक जिंदा रहेंगे। मेडिकल सर्विस फ्री, मेडिकल सर्विस माने पीएमसीएच में हाई फाई, यहाँ आवास, इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ता मिलते हैं, घरों मिलता है, और अन्य सुविधा में गाड़ी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, रिचार्ज करके, हाँ सब कांस्टेबल वांस्टेबल रहेगा। राष्ट्रपति के वेतन आयकर से मुक्त होता है, कोई टैक्स नहीं कटता है।
डायरेक्ट पैसा पर बिछा के सुतिए। आइए आगे। टैक्स नहीं देना, टेंशन है नहीं है आपको टैक्स की। आगे अगला पॉइंट, राष्ट्रपति बनिएगा पहले 50 गो प्रस्तावक और अनुमोदक तो जुटा लीजिए। फोन करने के बाद एगो संसद है नहीं करता। भारत के राष्ट्रपति, अब ये मत कहिए कि सर आप डिमोरलाइज कर रहे हैं लइकन को। कि कहाँ से आएगा राष्ट्रपति, आसमान से आएगा कि हम ही लोग से बनेंगे, इतना भी ज्यादा मोटिवेट ना हो जाइएगा। भारत के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को भी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति साथ में पत्नी भी कहीं भी मुफ्त में यात्रा। बाल बच्चा ना, खाली राष्ट्रपति और पत्नी के। हाँ, एक से अधिक पत्नी हो तो सबके। आइए आगे। आगे आइए। सब खाली निकलते गलते सोचबे करते हैं। हाँ, विदेशे में तो है, विदेश में जाइए फ्लाइट से, कोई दिक्कत ना है। अरे भाई 35 साल के बाद तो राष्ट्रपति बनते हैं, 50 साल के बाद घूमे की इच्छा होगा। 50 साल के बाद सियाराम का जाप करिए, वहीं कल्याण होगा। अब बताइए काहे ला घूमे जाइएगा थाईलैंड इंडोनेशिया। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता, सेक्रेटरी माने सचिव। 5 गो लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता, कोई डिसीजन वगैरह कुछ के लिए। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ता में किसी प्रकार का कमी नहीं किया जा सकता, जब तक राष्ट्रपति के पद पर बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति के अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया प्रत्येक माह मिलेगा। पेंशनों से राजा हो जाएगा ना। आइए आगे। साथ ही स्टाफ खर्च करने के लिए 60,000 रुपया महीना अलग से दिया जाएगा, स्टाफ को खर्चा करने के लिए। समझ रहे हैं? आइए आगे। पैसा कमी है जी। हाँ, अब जेकर खानदान में राष्ट्रपति बनेगा उन लोग तो नहीं मने फेंकेगा। कांस्टेबल मान के चलिए कोई बन जाता है किसी के परिवार में, तो फेंकने लगता है एकदम। कहे कि ड्यूटी दिया है इसी जगह मोड़ पर, कभी बाइक कोई पकड़ाएगा तो कहा ना छुड़वा देंगे, फेंकले चलता है। मान के चलिए बाइक पकड़ा गया, अब फोन करिए ना, स्विच ऑफ कैसे उसको पता क्या फोन कर रहे, फोन रिसीव कर लिया तो भैया देखिए ना तनी बाइक को पकड़ लिया है। अच्छा रुको रुको, तुरंत देखो, तुरंत देखते, तुरंत एकदम फोन लगाएगा भैया के पास की, क्या जी मोड़े पर ना है तो ना, हम वहाँ ड्यूटी इधर उधर है। कहे कि अरे वहाँ थाना प्रभारी बदली हो गया है, जानबूझ के फिर दोबारा रिप्लाई देगा कि थाना प्रभारी बदली हो गया है, कि 2 दिन पहले पहले ना कहना चाहिए था। अरे भाई अभी बाइक पकड़ाया है। हम पहले ही कह देते, गड़बड़ा जाता है। तो झूठों के बनैले रहेगा एकदम, कांस्टेबल रहेगा फुलल रहेगा, तो राष्ट्रपति है नहीं। आइए आगे। अगला पॉइंट में देख लीजिए, राष्ट्रपति और दरोगा बन गया तो और ज्यादा। परिवार में किसी चीज का कमी है, वहां से ऐंठ के बतियाएगा, कहीं बतियाएगा तो चढ़ा के दम, क्या कमी है परिवार में। ऐसे लग रहा परिवार सब है, इतना गोली चलवा देंगे कि खोखा बेच के गांव वाला राजा हो जाएगा। कहा देगा इधर के। आगे देखिए, नियुक्ति संबंधित अधिकार है हेडिंग, नियुक्ति संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति को देखिए नियुक्ति क्या क्या करता है। राष्ट्रपति के नियुक्तियां देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे आ जाइए, प्रधानमंत्री के सलाह से बाकी जो संघ के मंत्री परिषद है उस सब के सदस्य को कौन नियुक्त करेगा? माने जेकरा जेकरा कहेगा प्रधानमंत्री ओकरे ओकरे चुन लेगा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और भारत के नियंत्रक मामले का परीक्षक सीएजी को, कैग को, वो राज्य के राज्यपाल को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, जो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य को, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य को कौन नियुक्ति करेगा? संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सदस्य को, लोक संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त को, जो मुख्य आयुक्त होते हैं, वित्त आयोग के सदस्य को एवं अध्यक्ष को भी, राजभाषा आयोग के सदस्य को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य को,
भारत के राजदूत जो दूसरा देश में रहता है, और वन राजनयिक जो दूसरा देश वाला भारत में रहता है, SC ST के सब आयोग को अध्यक्ष को कौन करेगा? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति, मान इतने लोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? ऑप्शन 1 महान्यवादी, ऑप्शन 2 अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, ऑप्शन 3 SC ST प्रशासनिक क्षेत्र के सदस्य, ऑप्शन 4 महाधिवक्ता। पकड़ा जाएगा ना? ऐसे पूछेगा। हाँ, महाधिवक्ता का नियुक्ति राज्यपाल करता है। उतना नियुक्ति से संबंधित अधिकार था। अब देखिए विधायी शक्ति क्या है? विधायी माने कानून बनावे वाला। याद करिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या था? नियम कानून बनाना। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है ना, तो संसद है ना, यानी विधायिका में है ना राष्ट्रपति। तो विधायिका में क्या क्या पावर है? कानून बनाने में राष्ट्रपति का क्या अधिकार है? पहला, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग है, लेकिन संसद का सदन लोकसभा राज्यसभा दुइये गो सदन है। इससे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। पहला, संसद के सत्र को आहूत करना, माने संसद के सत्र को बुलाएगा। सामान्यतः 1 वर्ष में 3 सत्र होता है, MBS, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून, बजट, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र को बुलाने के काम किसका है? तो सत्र आहूत करना। दूसरा, सत्रावसान, सत्र समाप्त हो गया, मानसून सत्र समाप्त करेगा। सत्रावसान माने सत्र समाप्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। और लोकसभा का भंग करेगा कौन? राष्ट्रपति। 5 साल पूर्व गया तो लोकसभा का भंग होता है, राज्यसभा का भंग नहीं होता। इसका मतलब कि सत्र आहूत करना, बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र को समाप्त करना, और लोकसभा का विघटन करना, भंग करना किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदन में अभिभाषण करने की शक्ति, चाहे तो बारी बारी दोनों में अभिभाषण दे, चाहे तो दोनों के एक ही बार बैठक बुला के अभिभाषण दे सकता है कौन? राष्ट्रपति। संसद कोई के सुनेगा? वार्ड सदस्य जाके कहे कि आप लोग शांत हो जाइए, बैठे, समझाएगा तो समझेगा, सुनेगा? अरे भाई, लोकसभा में राज्यसभा में कोई जाके बोलेगा? नहीं। तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा दोनों में अभिभाषण दे सकता है, या दोनों को सम्मिलित रूप से बुलाकर अभिभाषण दे सकता है कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद, जब 18वीं लोकसभा चुनाव जीत के गया ना, तो प्रत्येक निर्वाचन के बाद जब पहला सत्र प्रारंभ होता है, और प्रत्येक वर्ष के पहला सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। चुनाव जीत के गया, सब बैठक हुआ, राष्ट्रपति अभिभाषण देगा कि महोदय, आप लोग जीत कर सब आए हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का सेवक हैं, आप किसी एक व्यक्ति का सांसद नहीं हैं, आप समस्त जनता का कल्याण के बारे में सोचें। तो पहला सत्र का अभिभाषण देना, प्रत्येक साल अभिभाषण देना, सब किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का। संसद द्वारा पारित विधेयक, यह मेन ध्यान रखना आपको, यह मेन है विधायिका में पावर। संसद द्वारा पारित विधेयक, जैसे हम दो हमारे दो, संसद में कोई विधेयक लाया जाता है ना, तो उसको विधेयक कहते हैं या बिल कहते हैं, ठीक है? संसद में लाया गया हम दो हमारे दो, वो विधेयक है, बिल है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सहमत हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन कर दिया, सहमति जता दिया, तो विधेयक, जो बिल विधेयक था, वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अरे समझ में? तो संसद के द्वारा कोई भी पारित विधेयक जो दोनों पारित कर दिया है, राष्ट्रपति के अनुमोदन, जो सहमति होगा, तभी कानून बनता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। ना तो बिल विधेयक बिले विधेयक रह जाता है। कब तक? जब तक कि राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं किया है, और राष्ट्रपति अनुमोदन कर दिया तो जो बिल विधेयक है वो एक्ट, अधिनियम, कानून बन जाता है। हम दो हमारे दो, लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर दिया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन नहीं करेगा, वो अधिनियम, कानून कितना हो? 3 तलाक। लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर दिया, राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करेगा, वो कानून नहीं बनेगा। समझ में? आगे आ जाइए। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। अब कुछ कुछ ऐसा भी विधेयक होता है, ऐसा बिल होता है जो राष्ट्रपति के बिना सहमति के संसद में पेश भी नहीं होगा। पेश करने से पहले किसका सहमति लेना होगा? राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होता है। जैसे नए राज्य का निर्माण करना है, अगर बिहार से मिथिला एक नया राज्य बनाना है, अब बिहार विधानमंडल पारित करके भेज दिया वहां लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा में तबे पेश किया जाएगा
जब राष्ट्रपति की अनुमति होगा। तो नए राज्य का निर्माण करने से संबंधित विधेयक, यह वर्तमान राज्य के क्षेत्र बदलना है, सीमा बदलना है, बिहार का नाम बाहर करना है, संसद सब करेगा। कब? जब राष्ट्रपति कहेगा। राष्ट्रपति से पूछने के बाद ही संसद में विधेयक जाएगा। संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा, ये सब संबंधित। क्लियर है ना? तो पेशो नहीं होगा, बनेला तो दूर की बात है। धन विधेयक पेश करने के लिए, धन विधेयक कौन अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की अनुमति होगा तभी पेश किया जाएगा। संचित निधि में कोई व्यय करना है, कोई संचित निधि क्या है सर? हम लोग पढ़ेंगे आगे। संचित निधि पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 266 संचित निधि है। क्या है संचित निधि? जैसे जितने भी राजस्व टैक्स है आप दे रहे हैं, जो भी टैक्स दे रहे हैं, सबका टैक्स का एक बैंक है, कहीं एक निधि है जिसका नाम है संचित निधि। सब पैसा वहीं जाके जमा हो रहा, चाहे जीएसटी दे रहे हैं, चाहे कोई भी टैक्स दे रहे हैं आप, जहां सब जमा हो रहा उसी को संचित निधि कहते हैं। और में से खर्चा कहाँ होगा? तो सब संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, विधायक सबका पेमेंट मिलेगा। और क्या होगा? रोड, नाली, गली सब बनेगा, पब्लिक के कल्याण का काम होगा, क्योंकि पब्लिक का ही तो पैसा है राजस्व का। तो जहां सब जमा होता है संचित निधि में, तो संचित निधि से कोई भी रकम निकालना होगा। वही कह रहा है, संचित निधि से व्यय करने वाला कोई भी अगर खर्चा करना होगा विधेयक, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक पेश संसद में, राष्ट्रपति कहेगा पेश होगा, फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, सब सहमति होगा, फिर पैसा निकलेगा। है समझ में? क्लियर है बात? ये अनुच्छेद हम नहीं टिक लगवाए हैं। ऐसे कराधान, जैसे मान के चलिए ऐसा व्यवस्था जिससे ब्लैक मनी मार्केट में कम होगा, जैसे विदेश से पैसा वापस लाना है या न पुरानका नोट बंद करके नया लागू करना है, तो ये कराधान टैक्सेशन को, माने ब्लैक मनी को रोकने के लिए कोई कराधान जिसमें राज्य हित जुड़ा हुआ हो, अगर वैसा पर प्रभाव डालना विधेयक हो, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा संसद में पेश नहीं होगा। अगर मार्केट में ब्लैक मनी बढ़ गया ज्यादा, माने हिसाब किताब के बिना पैसा सबके पास है, पैसा लेके कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो क्या करेगा? पुरानका नोट बंद कर देगा, नया चालू कर देगा। पुराना जमा कर जाएगा तो धरा जाएगा, कहाँ से आ जाए इतना, तो टैक्स दीजिए नहीं। तो वही बात है। तो अगर कराधान पर कोई प्रभाव डालना है टैक्सेशन व्यवस्था पर, अब विधेयक लाना है संसद में, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक विधेयक नहीं लाया जाएगा। अब देखिए, राज्यों के बीच अगर व्यापार से संबंधित, बिहार और बंगाल में व्यापार अगर बंद करना हो, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जैसा कि देखे लड़कन के प्रताड़ित किया गया था, तो अगर देखते हुए मान के बिहार और बंगाल में व्यापार बंद करना होगा, तो वही करा राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्यिक माने हुए कमर्शियल व्यापार वगैरह, अगर निर्बंध लगाना हो, कोई प्रतिबंध लगाया हो कि नहीं व्यापार होगा सबसे संबंधित अगर विधेयक लाना हो, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक पेश। ऐसा में आगे आ जाइए। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन में कोई असहमति हो जाता है, तो सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108। ध्यान रखिए, संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर ही लाया जाता है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, इस सब पर, संवैधानिक संशोधन पर, इस सब पर संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जाता है। अगर साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक जैसे राज्य के नाम, सीमा परिवर्तन, ये सब है, साधारण विधेयक में आएगा, साधारण संशोधन में आएगा। अगर साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों असहमत हो जाए, चाहे एगो सहमत हो जाए एगो असहमत हो जाए, दो कंडीशन, और तीसरा कंडीशन एगो सहमत हो जाए एगो 6 महीना से ज्यादा समय ले ले, तो इन तीनों कंडीशन में मात्र संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक सहमत हो जाए, एक सहमत न हो, या दोनों असहमत हो जाए, या एगो सहमत हो जाए, एगो 6 महीने से ज्यादा समय ले लिया, न हाँ कह रहा न ना कह रहा, तो 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता। अनुच्छेद 100, संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक बार बैठक बुलाएगा। कौन अनुच्छेद? जो साधारण विधेयक तक ही सीमित होगा संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक में, संवैधानिक संशोधन में, जो विशेष प्रकार का जो विधेयक है, इस समय संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। आगे देख लीजिए, किसी अनुदान के मांग, जैसे बिहार में बाढ़ आया ना, तो बाढ़ राहत पैकेज, जैसे बिहार सरकार देखिए कि लगभग 11,500 करोड़, बाढ़ के 11,500 करोड़ बिहार में बाढ़ राहत के लिए दिया है पैसा। तो बाढ़ राहत के लिए पैसा अगर मान के चलिए सब्सिडी अनुदान चाहिए, संघ सरकार अगर देगी, अनुदान का कोई भी मांग है सब्सिडी, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक नहीं चर्चा होगा। वही कह रहा, किसी अनुदान का मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अनुदान का मांग राष्ट्रपति सिफारिश
के आधार पर ही निकलेगा, ना तो पैसा नहीं निकलेगा। ना तो मान के चलिए अगर बिहार में बीजेपी की सरकार है और संघ में है, बिहार में बाढ़ आया, दे ले आप 20 करोड़ ले जाओ, सब घरे घरे दे दो, 5-5 करोड़ दे दो, कहा अपन सरकार है। ये उड़ीसा में तो प्रभावित है, ऐसे करेगा? राष्ट्रपति का अगर नहीं रहेगा तो अपना मन से नहीं करने लगेगा जी। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में सब चक्रवात में आएगा तो कोची दीजिएगा। इसीलिए है कि जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक कोई अनुदान पेश नहीं होगा, तब तक कोई अनुदान नहीं निकलेगा। समझ में? अंकुश लगाया गया है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार देखिए राष्ट्रपति के, ये हम मैटर थोड़ा सा समझाए थे हल्का आज। संसद सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर समुदाय के 2 व्यक्ति को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी। अब जिसे 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 में संशोधन हुआ और 20 से समाप्त कर दिया गया। क्लियर? आ रहा समझ में? इसी प्रकार कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य में जो पर्याप्त अनुभव से काम कर रहा है, दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नाम दर्ज कर सकता है। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। अभी करता है, समाप्त नहीं हुआ है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन करता था जो अब समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ अनुच्छेद 330, 331, 332, 333, ये 4 अनुच्छेद तुरंत याद होने वाला है आपको। सम संख्या के साथ लोकसभा में SC/ST का रिजर्वेशन है 330 और विधानसभा में SC/ST का रिजर्वेशन है 332। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नामित करता था 331 और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल नामित करता था 333। क्लियर? सम संख्या के साथ 30 और 32। लोकसभा में SC/ST का रिजर्वेशन है 330 में, विधानसभा में SC/ST का रिजर्वेशन 332। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति करता था 331। विषम संख्या है 333 के तहत विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल नामित करता था 333। है समझ में? न समझ में आया? आ गया, आगे आ जाइए। अध्यादेश जारी करने का शक्ति, अध्यादेश जारी करने का शक्ति में आ जाइए। संसद के स्थगन के समय, सामान्यतः 1 साल में 3 गुना सत्र होगा, उस समय संसद स्थगन है, सत्र में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है। और उस समय अनुच्छेद 123 कहता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। मान के चलिए संसद सत्र में नहीं है, वह आपातकालीन कोई कानून की आवश्यकता पड़ा तो संसद का सत्र आएगा, बैठक होगा, चर्चा होगा, बहस होगा, पारित होगा, कानून बनेगा, तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे आग लगल है, कहें कि बोरिंग करवा देते हैं पाइप, मान के आग लग गया, उस समय बोरिंग कराएंगे? भोज के दिन कोहड़ा रोपेंगे? ना। तो वही हो रहा है कि जब आपातकालीन कानून की आवश्यकता पड़े, संसद का सत्र नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि आपातकालीन कानून बनाए। वही आपातकालीन कानून को अध्यादेश कहते हैं। है समझ में? टेम्पररी कानून कहते हैं, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। जो संसद कानून बनाता है सेम वही वैल्यू राष्ट्रपति के अध्यादेश का भी रहता है। और समझ में? इस प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। मतलब क्या सर? राष्ट्रपति जैसे ही अध्यादेश जारी करा तो 6 सप्ताह तक संसद का सत्र शुरू हुआ, 6 सप्ताह तक वो वैध माना जाएगा। 6 सप्ताह के भीतर उस पर संसद का अनुमोदन चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ना सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन कर दिया 6 सप्ताह के भीतर तो 6 महीना के हो जाएगा वो, यानी 6 महीना तक वो एक्टिव रहेगा कानून। 6 महीने के भीतर संसद में बहस होगा, चर्चा होगा, स्थायी कानून बना लेगा। नहीं तो अगर 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन संसद नहीं किया तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कौन करता है? राज्यपाल। 213 अनुच्छेद। खाली देखिए 1, 2, 3 और 2, 1, 3। राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 और राज्यपाल के अध्यादेश 213, वही वाला खाली। सेम वही कंसेप्ट कि जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्य में कोई आपातकालीन कानून की आवश्यकता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213। इसका भी वही वैल्यू रहेगा जो राज्य विधानमंडल के बनाए कानून का रहेगा। समझ में? जब दोनों सदन सत्र में होगा तभी राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है। अगर सत्र में है
तब वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज सूची के विषय है तब वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सत्र में नहीं है, जरूरत है तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर देगा 123। 6 सप्ताह के भीतर संसद का अनुमोदन चाहिए। अनुमोदन हो गया तो कितना दिन तक? 6 महीने तक, और नहीं हुआ तो समाप्त हो जाता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। सैनिक शक्ति देखिए, राष्ट्रपति का सैनिक शक्ति क्या है? सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होता? राष्ट्रपति में। तीनों सेना का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा राष्ट्रपति करता, नियमित करता है। तीनों सेना का प्रमुख है, इसका मतलब नहीं हुआ कि गोतिया से झगड़ा हुआ, भेज दो थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, जा नाश्ते नाबूत मिटा दो, चटनी चटनी बना दो, पूरा गोतिया साफ। ऐसा ना होगा। इसका प्रयोग विधि के तहत करेगा। गृह मंत्रालय के अधीन सेना बना रहेगा। क्या मंत्रिमंडल कह रहा है, क्या हमारे सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं, उस हिसाब से इसका काम होगा, है ना? आगे आ जाइए। राजनीतिक शक्ति देखिए, दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता होना है, संधि होना है तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। भारत पाकिस्तान समझौता होगा तो मोदी जी के नाम से होगा, द्रौपदी मुर्मू के नाम से होगा। कोई भी संधि होगा, समझौता होगा तो किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत को नियुक्ति करता है। भारत का राजदूत, सुने हुई कि दूतावास से खबर आया है, बांग्लादेश में भारत का दूतावास है। भारत का दूतावास, भारत का राजदूत बांग्लादेश कौन जाएगा, ये कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। उस दूतावास बांग्लादेश में भारत और जोन देश के बीच अच्छा डिप्लोमेटिक संबंध होता है ना, अच्छा रणनीतिक संबंध होता है, उन देशों के बीच में दूतावास होता है। जैसे भारत रसिया के बीच अच्छा संबंध है, भारत का दूत जाएगा रसिया और रसिया का दूत रहेगा भारत। भारत का दूत बांग्लादेश, बांग्लादेश का दूत भारत। भारत का जो दूत बांग्लादेश में है, दूतावास कार्यालय में, बांग्लादेश के जो आधिकारिक न्यूज़पेपर है सबको उठाएगा, सवेरे सवेरे देखेगा, जहां जहां इंडिया भारत लिखल होगा अंडरलाइन करेगा। अब देखिएगा कि बांग्लादेश का जो मोड़ है चाइना तरफ झुकाव जा रहा है, कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार ना करेंगे, अब चाइना के साथ व्यापार करेंगे। इन्फॉर्म करेगा भारत, बांग्लादेश कह रहा है कि चाइना के साथ व्यापार करेंगे, भारत के साथ ना करेंगे। भारत तुरंत जारी करेगा, ठीक है मैत्री एक्सप्रेस बंद, कल से नहीं चलेगा। इन्फॉर्म करेगा ना कि क्या रणनीति अपना रहा है आपके प्रति। अगर उदार वहां करेगा तो यहाँ भी उदार करेगा, वहां कठोर करेगा तो यहाँ भी कठोर करेगा। अब बांग्लादेश वाला दूत यहाँ होगा, उसका वही काम है, यहाँ का न्यूज़पेपर उठाएगा, देखेगा कहाँ कहाँ बांग्लादेश लिखल है। लिखल है कि बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। इन्फॉर्म करेगा, फॉर्म में प्रधानमंत्री बेटी मान रहे हैं जी, तुरंत एकदम वहां इन्फॉर्म करेगा। बांग्लादेश कहेगा कि हाँ अपना संबंधी है, व्यापार खोल दो, 3-4 और हाट बाजार खोल दो, बॉर्डर खोल दो, जाने दो। तो यही इसका काम होता है ना? समझौता दोनों के बीच में क्या है, तकनीकी क्या रणनीति है, क्या अपना रहा है, इन्फॉर्म करेगा। तो कौन जाएगा, कौन नियुक्ति करेगा? और भारत में विदेशों के राजदूत कौन रहेगा यहाँ, उसका अनुमोदन कौन करेगा? राष्ट्रपति कहाँ ही रहेगा ना, तो कहेगा पाकिस्तान कहेगा ओसामा बिन लादेन रहेगा यहाँ, वो तो मैंने मरा गया, उन्हें कोई आतंकवादी को कहे कि ये यहाँ रहेगा, रहने देगा? नहीं रहेगा, बड़ा कैरेक्टर खराब है। आइए आगे, क्षमादान की शक्ति आ जाइए। अभी हम लोग पढ़े थे, अगर मैंने पहिल का कल वाला क्लास आपको याद होगा ना, क्षमा, लघुकरण, परिलंबन, परिहार, विराम, तो फटाक से समझ में आ जाएगा। और नहीं अगर ध्यान होगा तो फिर जल्दी नहीं आएगा। देखिए क्या है, एकदम 1 मिनट आपका ध्यान चाहेंगे इधर। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपराध के दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का अधिकार है, उसका परिलंबन करने का अधिकार है, उसका परिहार करने का अधिकार है, उसका लघुकरण करने का शक्ति है। माने राष्ट्रपति किसी भी दोषी को क्षमा कर सकता, परिलंबन कर सकता, परिहार कर सकता, विराम कर सकता, लघुकरण कर सकता, ये अधिकार है राष्ट्रपति को। अभी क्या है से कल पढ़े हैं आप, पिछला लेक्चर में जाकर देखेंगे, फिर भी देख लीजिए। क्षमा में दंड को क्या करता है, दंड है या बंदी है, दोनों को क्या कर देता, हटा देता, पूरी तरह से मुक्त हो गया, क्षमा हो गया। दोषी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है, जा जा सिमरन जी ले अपने जिंदगी एकरे मैदान जा। हाँ आगे देख लिए। लघुकरण में क्या करता, दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर देता है, दंड के स्वरूप को बदल के कम कर दिया जाता है। दंड का स्वरूप बदल गया, किसमें? जैसे मृत्यु दंड है, स्वरूप चेंज होगा, उसको लघुकरण करके कहे कि कठोर सजा होगा, मृत्यु नहीं होगा, फांसी नहीं होगा, या साधारण कारावास में बदल दिए।
तो स्वरूप बदल गया किसमें? स्वरूप किसमें बदल गया? लघुकरण में। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे आइए। परिहार में दंड की प्रकृति नहीं बदलता है, उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे परिहार 2 वर्ष के कठोर कारावास है, परिहार करके 1 वर्ष का कठोर कारावास कर दिए, कठोर कठोरे रह गया, साधारण साधारण रह गया, वो क्या है? परिहार है। और प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेष करके मृत्यु दंड पर, याद करिए प्रविलंबन टाल देना, प्रविलंबन रोक लगा देता है, जिससे दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना कर सके, क्षमा याचना कर सके। अब विराम में किसी दोषी की सजा को क्या कर देता है? कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिला की सजा को कम कर देना। आए समझ में? अरे भाई ये वाला विराम वाला समझ में आ गया ना? कम कर दिया। गर्भवती महिला है, मान के चलिए 1 साल तक क्या सजा काटे, परिस्थिति नहीं है काटने का, अपंगता हो गया, सजा कम कर दी, विराम हो गया। अब परिलंबन में भी समझ गए ना? फांसी होना था 5 तारीख के, रोक लगा दिया, रुक जाओ भाई, देशभक्त आदमी है, देशद्रोह कैसे हो जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? परिलंबन। परिलंबन, परिहार, विराम, लघुकरण, क्षमा, सब बात आप जानते हैं, ऐसा मान लिए हम। अब देखिए राष्ट्रपति के जो क्षमादान है कौन अनुच्छेद में है? 72 में है। और राज्यपाल का क्षमादान 161। राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है। राज्यपाल का क्षमादान अनुच्छेद 161। राज्यपाल बस मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, एक। दूसरा, कोर्ट मार्शल नहीं खत्म कर सकता। जो सेना, अगर जो सेना को देशद्रोह करार दे दिया गया तो उसको भी राज्यपाल नहीं हटा सकता, मुक्त नहीं कर सकता। अब मृत्यु दंड भी माफ नहीं कर सकता। बाकी सब पावर है जो राष्ट्रपति को है। क्लियर है? चलिए, जब क्षमा की पूरी याचिका एक बार राष्ट्रपति रद्द कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को लगा कि सही में देशद्रोही है, ना ना कोई बात नहीं, कुछ परिलंबन कुछ नहीं होगा, कसा बोला गया होगा, तुरंत फांसी ना तो नहीं होगा, दे दिया जाए, तो फिर याचिका दोबारा नहीं जारी होगा। ऐसा नहीं कि एक बार फिर से विचार कर लीजिए, ऐसा ना है। एक बार जब राष्ट्रपति रद्द कर दिया याचिका तो दोबारा नहीं जाएगा। एक बार बढ़िया से सोच लीजिए, ठंडा दिमाग से सोच लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, ऐसा कुछ ना है। एक बार जब याचिका रद्द हो गया तो दोबारा फिर क्षमादान वाला याचिका नहीं जाएगा। अरे समझ में? एक बार गलती कर दिया तो कर दिया, आइए आगे, माने हो गया, माने सजा तो सजा, और तो क्षमा कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं है। इसीलिए तबे तक आस रहता है जब तक कि राष्ट्रपति के पास याचिका नहीं गया। और सब कोई नहीं ले जाता है, समझता है कि कन्फर्म है फांसी है तो राष्ट्रपति को करेंगे। देख रहे हैं कि सामने मर्डर किया है जी, 5 को 10 20 को एक ही जगह, ताज होटल पर अटैक किया, सब कुछ, तो कौन ले जाएगा कि याचिका ले जाइए, कन्फर्म हो जाता है। अगर जी ले हो गया, कहा कि ना, वकील कहा कि तनी मनी टाने के चक्कर में एक बार देख लीजिए, 10-20 रुपये दे दीजिए हमको, तब तक देख लीजिए, जब वो करेगा तो कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी में राष्ट्रपति को क्या है? आपातकाल से संविधान का उपबंध भारतीय संविधान के कौन भाग में है? कहां से कहां अनुच्छेद? 352 से 360 तक आपात उपबंध है। क्लियर है? मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात उपबंध लागू कर सकता है। कितने प्रकार के? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। 3 गो आपात ऐसे राष्ट्रपति लागू करता है। ध्यान रखिए, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण। कहीं कि युद्ध बाह्य आक्रमण एक ही बात है, नहीं। भारत पाकिस्तान पर अटैक किया, युद्ध हुआ। और चाइना भारत पर आक्रमण किया, ये बाह्य आक्रमण हुआ। युद्ध हो चाहे बाह्य आक्रमण हो, कहे कि सजीव पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किया तो हो तो बाह्य आक्रमण है, तो असंभव वाला बात कहे आदमी कहे, संभव है जल्दी। आइए आगे। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या भारत का सेना ही विद्रोह कर दिया, तो ये तीनों कंडीशन में जो आपात लागू होगा वो राष्ट्रीय आपात कहलाएगा, अनुच्छेद 352। युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र सेना विद्रोह के आधार पर। सेना माने सेना, ऐसा नहीं कि एटीएम का गार्ड, एटीएम का गार्ड विद्रोह करेगा तो कुछ ना होगा, वो सेना ना है। हाँ, कोई आदमी कहता कि एकदम आराम का हमको चाहिए, एकदम ऐसो आराम जहाँ पैसा ही पैसा हो, एकदम एसी लगा हो, ऐस मौज का जिंदगी जिए, वहां नौकरी करना है, एटीएम के गार्ड बनवा दीजिए सिफारिश करके, पैसा ही पैसा है एकदम एटीएम में।
एसी लगल है एकदम, अब बैठल है चुपचाप एटीएम के गार्ड, क्या ओकरा में कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, सातों पी रहा है बगल बगल से। अब क्या करेगा? तो युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह, तीनों कंडीशन में से कोई भी हो, राष्ट्रीय आपात लगेगा, अनुच्छेद 352। समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रहा है? पहले ही सशस्त्र विद्रोह नहीं था, पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन 1976 से हो गया क्या सशस्त्र विद्रोह, 2 और 1 की 3। अब राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, किसी का बहुमत नहीं है, संवैधानिक तंत्र का विफल हो गया, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, अनुच्छेद 300। इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। कौन अनुच्छेद? कब? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होगा, तो जब संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा, किसी का बहुमत नहीं है, तब। अब अगर राज्य संघ के अनुपालन नहीं करे, कह रहा कि हमको कोई मतलब नहीं है, बिहार में दंगा हुआ, सीआरपीएफ बुलाया, कह रहा कि तुम लोग चल जाओ वापस, कोई मतलब नहीं है, घूम कर नहीं जाएगा। आप बताइए, संघ का कोई निर्देश का अनुपालन राज्य नहीं कर रहा है, तो राज्य को छोड़ दिया कि ठीक है अपना मन से करो? नहीं, दबोच लिया जाएगा वो राज्य को। कौन अनुच्छेद में? 365। तो 356 और 365 दोनों में है राष्ट्रपति शासन। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है, संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा, 356 का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अगर संघ का अनुपालन राज्य नहीं कर रहा है, तो 365 का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आया समझ में? नहीं समझ में आया? आया आया। कहे नहीं आएगा? वित्तीय आपात, देश में अगर आर्थिक संकट हो, परिस्थिति खराब है, आर्थिक संकट हो गया, तो उस परिस्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपात लागू होता है। वित्तीय आपात के न्यूनतम अवधि 2 माह, अधिकतम की कोई सीमा। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात देश में और राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975। 62, 71, 75, 62, 71, 75, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 62 में चीन आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के अकॉर्डिंग। 71 में भी पाकिस्तानी आक्रमण किया था, बांग्लादेश पर मुद्दा बना के लड़ा था, तो बाह्य आक्रमण के आधार पर 71 में भी राष्ट्रीय आपात लगा, और तीसरा बार आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा था 75 में। समझ में? वो तो गिनना पड़ेगा, 8 बार कहीं 9 बार देता है बिहार में राष्ट्रपति शासन। एग्जैक्ट गूगल पर देख लीजिएगा, ऐसे 8 बार मैक्सिमम जगह मिलेगा, गूगल पर आप देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, राष्ट्रपति किसी सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में 51 में है ना। आगे देखिए रहा, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानना बाध्य नहीं है। अगर कोई सार्वजनिक विषय हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, कौन अनुच्छेद के तहत? लेकिन परामर्श मानना बाध्यकारी। जैसे बाबरी मस्जिद से रिलेटेड मुद्दा पर 90-95 में पूरा घमासान चल रहा था, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिए। मुख्य न्यायाधीश कहा कि किसी के आस्था के बात है, इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। तो परामर्श देना भी बाध्यकारी नहीं है और परामर्श मानना भी बाध्यकारी नहीं है। तो परामर्श जो देगा नहीं मान सकते हैं, विवेक पर निर्भर करे, मानिए चाहे मत मानिए। आ समझ में? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श लेता है, अनुच्छेद 143। परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं है। आ रहा समझ में? आगे आ जाइए, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनेगा, एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। पहले से बिल विधेयक रहेगा, तभी अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देगा। सहमति नहीं देगा तो एक्ट बनेगा? वो नहीं बनेगा। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति के पास 3 गो विकल्प होता है। जैसे संसद हमारे दो विधेयक बनाया, बिल बनाया, और बिल को, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, दोनों को ही पारित करके। तो राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति के पास कितना विकल्प है? 3 विकल्प है। कितना विकल्प है? 3 विकल्प है। और कौन अनुच्छेद कहता है 3 गो विकल्प है? 3 विकल्प है अनुच्छेद 111 के तहत, इहो याद रखिएगा। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक दे कि ना, हम तो हमारे 2 सही नहीं है,
देश की जनसंख्या घटते जाएगा, कहाँ होगा, अभी ना बढ़ रहा है, इतना बाढ़ में खत्म हो रहा है, बढ़ाना होगा। हम तो हमारे 4 बनाइए। माने अगर विधेयक ठीक नहीं लगा तो विधेयक को अपना स्वीकृति क्या करेगा, पहला अपना विधेयक स्वीकृति दे दिया, अगर ठीक लगा तो दे दिया, हम तो हमारे तो सही है। एक हुआ विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लिया, ना ठीक नहीं है, हम तो हमारे तो सही नहीं है, या तो सहमति दे दे ना तो सुरक्षित रख ले कि सही नहीं है। और तीसरा वह विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए, संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। एक बार फिर से विचार करके आइए कि हम तो हमारे द्वारा बना के आए सही है कि नहीं। एक तो सहमति दे दे, एक सुरक्षित रख ले, दुगो हुआ। और तीसरा हो गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ध्यान रहे धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, सहमति देना उस पर बाध्य होता है, बाध्यकारी होता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए तो धन विधेयक को छोड़कर कोई विधेयक रहेगा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। फिर संसद के पास गया, फिर उन लोग पुनर्विचार किया, कहा कि ना बड़ा स्थिति खराब है, 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा देश में, 2000 के जनसंख्या नीति का उद्देश्य है, और अभी से नहीं नियंत्रण करेंगे तो 2045 में अचानक जनसंख्या कम हो जाएगा, इसलिए ठीक है, सब सलाह किया, फिर भेज दिया राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जब पुनर्विचार करके गया तो सहमति देना बाध्यकारी है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः विचार करके बिना कोई संशोधन के सेम टू सेम कहने लेके आ जाए, चाहे संशोधन करके क्यों ना आला, राष्ट्रपति के पास अगर प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अपना स्वीकृति देना होता है, बाध्य होता है। क्लियर है? इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति होती है। वीटो का मतलब होता है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसका मतलब क्या है सर? देखिए तीनों को ना पावर देखिए आप 111 में, पहला या तो हाँ कह दे न तो ना कह दे। हाँ कह दिया हम तो हमारे 2 अधिनियम कानून बन गया, ना कह दिया कानून नहीं बना, सुरक्षित रख लिया, न हाँ कहा न ना कहा, दुग हुआ। तीसरा हो गया कि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, अब पुनर्विचार करके आया तो बाध्यकारी हो गया। तीनों गुण है, तो जो सुरक्षित रखा है, न हाँ कहा न ना कहा, उसी को क्या कहते हैं? वीटो। वीटो कौन अनुच्छेद 111, तीनों चीजों 111 में है तो वीटो भी 111। वीटो का अभी तक एक ही बार मात्र प्रयोग किए ज्ञानी जयसिंह 1986 में डाक संबंधित विधेयक पर। आगे आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो है? और सब पढ़े की जरूरत ना है, पॉकेट वीटो पढ़िए वो काफी है, खोजिए। हाँ वही जेबी वीटो, पहले नोट टिक लगा लीजिए। ना 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 नोटो ना, जेबी वीटो आई है। खाली 3 प्रकार का वीटो है जेकरा में जेबी वीटो। जेबी वीटो राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की निर्णय लेने की सीमा के अभाव में, न हाँ कहा है न ना कहा, जो राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्लियर? ये वीटो को क्या कहते हैं? जेबी वीटो। क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र क्या कर दे? पुनर्विचार के लिए लौटा दे, चाहे हाँ कह दे चाहे ना कह दे। दुगो हुआ। एक तीसरा, न हाँ कहे ना ना कहे। तीसरा जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा विधेयक पारित हो गया था, डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जयसिंह कोई निर्णय नहीं दिए, सुरक्षित रख लिए, न हाँ कहे ना कहे, तो वही क्या कहला है? जेबी वीटो। क्लियर है? आगे क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। नोट देख लीजिए, यो बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान संशोधन से संबंधित अगर विधेयक, संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा अगर मान के विधेयक बनाया संविधान संशोधन से रिलेटेड, अब विधानमंडल सहमति है वो राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको लौटाएगा। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के पास यदि गया है तो अनुमोदन करना बाध्य होता है। तो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वां संवैधानिक संशोधन कब? 1971। 1971 में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपना स्वीकृति देना क्या है? बाध्यकारी है। ऐसा नहीं कि पुनर्विचार कर लीजिए, चाहे ना होगा चाहे वीटो का प्रयोग होगा, इसे कुछ नहीं, अनुमोदन करना बाध्यकारी है। क्या माँ? 24वां 1971, यह क्वेश्चन पूछा था 24वां 1971, राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया था 24वां 1971। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, रुकिए ना। और राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, माने राज्य की विधायिका पर भी राष्ट्रपति का वीटो होता है। और राज्य विधायिका के
संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका जानते हैं कि राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद उन लोग कानून बनाता है राज्य सूची के संबंधित विषय पर, बनाता है ना। लेकिन अगर राज्य सूची के विषय है और राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद। संघ के पावर को कम बेसी कर रहा है, राज्य के पावर कम बेसी कर रहा है। राज्य विधायिका जो विधेयक बनाएगा उस विधेयक पर जब तक राज्यपाल अनुमोदन नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनता। लेकिन राज्यपाल को लगा कि सलाह लेने लायक विधेयक है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए भेजेगा। तो राष्ट्रपति जब तक अनुमोदन नहीं करेगा वो कानून, राष्ट्रपति के पास वहां भी विकल्प हो जाता है, वीटो का प्रयोग कर सकता है कि नहीं बनेगा, सुरक्षित रख लेगा, है ना। तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी देखिए कैसे बनाएगा वीटो। राज्य विधायिका द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया तभी अधिनियम बनेगा, एक्ट बनेगा, कानून बनेगा, जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति दोनों में से कोई उस विधेयक पर अपना सहमति दे, स्वीकृति दे, तबे ना जाके कानून बनेगा। वो जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता स्वीकृति के लिए, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 गो विकल्प होता है। राष्ट्रपति के पास कितना विकल्प था और राज्यपाल के पास कितना विकल्प है? एक एक्स्ट्रा है, राष्ट्रपति के पास सलाह लेवे वाला और 3 गो हुए वाला, 4 विकल्प होता है। पहला विकल्प क्या है उसका? देखिए, पहला विकल्प है उसके पास कि वह विधेयक को क्या कर दे? अपना स्वीकृति दे दे, अथवा विधेयक को क्या कर दे? अपना स्वीकृति सुरक्षित रख ले ना, माने या तो विधेयक को स्वीकृति दे दे या अस्वीकृति दे दे। और दूसरा कंडीशन है वीटो का प्रयोग कर दे, ना कहे ना कहे। और तीसरा विधेयक क्या है? यदि धन विधेयक न हो तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अभी तक तो तीनों हुए जो राष्ट्रपति के पास था, विधेयक पर स्वीकृति दे दे, हाँ ठीक है, स्वीकृति ना दे ना ठीक है, एक हो गया हाँ ना, एक हो गया कि सुरक्षित रख ले, ना कहा ना कहा, 2 चीज हुआ। और तीसरा हुआ पुनर्विचार के लिए लौटा दे। सेम वही तीनों जो राष्ट्रपति के पास है। इसके पास चौथा के एक्स्ट्रा है, वो विधेयक को राष्ट्रपति से विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, सलाह के लिए भेज सकता है। ये चौथा एक्स्ट्रा है किसके पास? अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया विचार के लिए राज्यपाल विधेयक को। अब देखिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास कै गो विकल्प होगा? 3 गो विकल्प होगा। राज्यपाल भेजा है तब वो कै गो विकल्प है? 3 गो विकल्प। कौन अनुच्छेद के तहत 3 गो विकल्प? यहाँ 111 में था कि 3 गो विकल्प था संसद के द्वारा भेजा गया विधेयक पर, और 201 में है कि राज्यपाल के द्वारा भेजा गया विधेयक पर 3 गो विकल्प है। राज्य सूची के विषय पर ना, वह विधेयक को अपना स्वीकृति दे दे, एक हो गया, अथवा विधेयक पर अपना स्वीकृति सुरक्षित रह ले, हाँ चाहे न कह दिया शुरू में, और दूसरा में न हाँ कहा ना कहा, और तीसरा राज्यपाल को निर्देश दे कि विधेयक को, अगर धन विधेयक नहीं है तो एक बार विधायिका के पास पुनर्विचार करवा के लाइए। एगो कह दिया हाँ ना, दूसरा सुरक्षित रख लिया, और तीसरा राज्यपाल के पास वापस किया कि एक बार पुनर्विचार करवा के मंगवाइए मेरे पास। कौन? राष्ट्रपति। तो पुनर्विचार करके जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, पुनर्विचार करके अगर राज्यपाल के पास जाता तो राज्यपाल तो बाध्यकारी था। संसद वाला विधेयक पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास जा रहा तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है, लेकिन राज्य सूची का विषय है और पुनर्विचार करके कहा गया है? राष्ट्रपति के पास, तो वहां राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। यह बात महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार हेतु मैंने विधायिका को लौटा दिया। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन किए बिना, चाहे संशोधन करके पुनर्स्थापित कर दे, राष्ट्रपति के पास भेज दी जाती है, तो राष्ट्रपति अपना सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल पुनर्विचार करके देता तो राज्यपाल बाध्यकारी था, संसद अगर पुनर्विचार करके राष्ट्रपति देता तो बाध्यकारी था, लेकिन राज्य सूची का विषय है और राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करके गया है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। यह मत जैसे वो विषय, जैसे पुनर्विचार के लिए लौटाया राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं समझे आप। देखिए, हम कहे कि राज्यपाल के पास 4 गो विकल्प था, विधेयक दिया राज्य विधानमंडल, स्वीकृति दे दिया या स्वीकृति नहीं दिया, एक सुरक्षित रख लिया, और तीसरा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। पुनर्विचार करके आया तो राज्यपाल अनुमोदन बाध्यकारी था। चौथा था विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए भेज दिया, और राष्ट्रपति के पास जब भेजा तो राष्ट्रपति कहा कि एक बार पुनर्विचार करा के आइए, तो पुनर्विचार करके फिर राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं था।
ये ना राज सूची के विषय पर क्लियर हुआ। इसका अर्थ यह है कि राज विधायिका राष्ट्रपति के वीटो निरस्त नहीं कर सकता है, माने नहा कहा ना कहा, विरस्त नहीं कर सकते, यानी वीटो राज सूची के विषय पर हो गया। अगर अनुमोदन करना बाध्यकारी होता तब ना होता कि ना वीटो हो गया, नहीं वीटो हो सकता है, लेकिन हो गया। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं किया गया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार रखने विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। माने राज्यपाल जो राष्ट्रपति के पास भेजा है विधेयक, राष्ट्रपति कितना दिन के भीतर निर्णय दे, ये कोई समय सीमा नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज विधेयक पर अपना वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्लियर है? आगे आ जाइए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति संघ वित्त आयोग के सिफारिश पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखवाएगा। इसका मतलब क्या है सर? तो वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा वो, और SC/ST आयोग जो सिफारिश करेगा, तीनों विधेयक को संसद के पटल पर कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। और संसद में उस पर चर्चा होगा। जैसे संघ वित्त आयोग क्या किया कि राज्य सरकार को दे दीजिए 5 करोड़ और वो अपने रख लीजिए 2 करोड़। वित्त आयोग सिफारिश किया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस बात को कहां रखेगा? संसद के पास, कि देखिए 5 करोड़ दे देना है राज्य के और 2 करोड़ रख लेना अपने पास, संघ के पास। तो उस पर बहस होगा, चर्चा होगा। तो संसद के पटल पर कौन रखवाएगा, कौन रखेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास कौन देगा? तो संघ वित्त आयोग। तो संघ वित्त आयोग, एगो SC आयोग, 2 ST आयोग, तीनों का दिया गया प्रतिवेदन संसद के पटल पर कौन रखवाता है? यानी राष्ट्रपति के पास 3 प्रतिवेदन जाता है, संघ वित्त आयोग, SC आयोग, ST आयोग, और तीनों का कहां रखवाता है? संसद के पटल पर। कौन? राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कोई डाउट नहीं है। S राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था, पढ़े थे ना दूसरा चरण के। केवल नीलम संजू रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव लड़े थे ना शुरू तो हार गए, जब दूसरा बार चुनाव लड़े निर्विरोध हो गए, कोई अगेंस्ट में खड़ा ही नहीं हुआ। क्लियर? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे इसके आगे उपराष्ट्रपति है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक भी बताएंगे, उसरानी का चूस, और इसके आगे उपराष्ट्रपति का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल 5 बजे। धन्यवाद।